हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि कुछ ही समय में आपका एग्जाम होने वाला है और आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर की वीडियो देखी हो तो आप लोग देख ही सकते हैं, जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेरे साथ देखिए, लास्ट एंड तक, लास्ट वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप लोग चाहते हैं आपका फिजिकल एजुकेशन कम समय में अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका किन्सियोलॉजी। ठीक है, किन्सियोलॉजी आप लोग जानते हैं। अगर हम किन्सियोलॉजी की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है किन्सियो, दूसरा है ओलॉजी। किन्सी की बात करें तो इसका मतलब होता है गति और ओलॉजी का मतलब होता है विज्ञान। अगर इन दोनों शब्दों को हम जोड़ दें तो बनता है गति विज्ञान। यानी कि किन्सियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम मानव शरीर में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, गतिविधियां या फिर गति का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखना है किन्सियोलॉजी गति, ओलॉजी मीन्स विज्ञान। जब आप लोगों को किन्सियो और ओलॉजी का मतलब क्लियर हो जाएगा तो आप खुद ब खुद आंसर को लिखने में सक्षम होंगे, क्योंकि किसी भी आंसर को, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हमें उसके जो वर्ड हैं, उसकी जो टर्म्स होती है, उसके जो शब्द हैं, उनका अर्थ पता होना चाहिए कि वो उसका अर्थ होता क्या है। वही आपका 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। बाकी 50% क्वेश्चन आपका निर्भर करता है लिखने पर कि आप लिखते कैसे हैं। सॉरी। तो किन्सियोलॉजी का अर्थ आपको पता रहना चाहिए कि इसका मतलब होता है क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जीव यांत्रिक का अर्थ और उसकी परिभाषा। देखिए, बायोमैकेनिक्स चैप्टर को करते समय भी हमने बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीव यांत्रिकी का अर्थ आपको सबसे पहले स्पष्ट करना है। आपको खुद पता होना चाहिए कि जीव यांत्रिकी या बायोमैकेनिक्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने ना एक्चुअली बायोमैकेनिक्स की अलग अलग डेफिनेशन भी दी है, जिसमें से कुछ डेफिनेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। परंतु अभी आपका जो क्वेश्चन है वो है सिर्फ अर्थ और परिभाषा, तो यहाँ पे आपको एक ही डेफिनेशन देनी है। अगर हम बात करें यांत्रिकी सिद्धांत की, तो याद रखिए आप लोग, जीव यांत्रिकी जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा मानव शरीर की जो आंतरिक और जो बाह्य ताकत है, ठीक है, बाह्य ताकतों की जो क्रियाएं करते हुए जांच करता है और इन ताकतों की जो क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है इसका अनुसंधान करता है, यानी कि इसकी रिसर्च करता है। तो आपको याद रखना है, बायोमैकेनिक्स जो होता है वो मानव शरीर पर पड़ने वाले आंतरिक और बाह्य जो ताकत होती है, बाह्य जो बल होता है, उसका अध्ययन करता है और इसकी जांच करता है कि जो बल उस पर लग रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको याद रखना है, जीव यांत्रिकी जो है वो मानव शरीर पर पड़ने वाले आंतरिक और बाह्य बल का अध्ययन करता है। ठीक है, और इससे उसके अंगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीव यांत्रिकी का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आपको ये क्वेश्चन 100% वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जीव यांत्रिकी या तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी 2 मार्क्स में, या आपसे यहाँ से डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो 2 क्वेश्चन आज से आपको कन्फर्म है कि बायो मैकेनिक्स से आपसे 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपने देख लिया बायोमैकेनिक्स का अर्थ एंड डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं कि तकनीक को सुधारने में सहायक होता है, यानी कि जो जीव यांत्रिकी है वो खिलाड़ियों की तकनीकों में कुछ बदलाव के द्वारा भी उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सकता है। जब उनकी स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, मतलब उनकी टेक्निक्स जो है, जब उनकी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट होगा तो अपने वो प्रदर्शन को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से वो किसी भी स्पोर्ट में खेल पाएंगे।
उसके बाद है उपकरणों को सुधारने में सहायक होता है। हम जानते हैं कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनका उनके प्रदर्शन पे प्रभाव पड़ता है। आप जानते ही हैं कि अगर हम क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, जस्ट इमेजिन अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में जो इक्विपमेंट होता है हॉकी, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका उनके प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर उनका इक्विपमेंट अच्छा नहीं होगा, अगर आपका क्रिकेट में ले लो, अगर उनका क्रिकेट बैट अच्छा नहीं होगा, एक ही बॉल पे अगर वो टूट जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका जो प्रभाव है वो उसके प्रदर्शन पे पड़ेगा ना। तो इससे क्या होता है कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनका प्रभाव जो है वो उनके प्रदर्शन पे पड़ता है। लेकिन जीव यांत्रिकी के ज्ञान के द्वारा, अगर आपको जीव यांत्रिकी या बायोमैकेनिक्स का ज्ञान होता है तो उससे क्या होता है, खेलों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को डिज़ाइन में सुधार करके हम खिलाड़ी के प्रदर्शन और बेहतर करके हम उसको जिता सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको जीव यांत्रिकी का ज्ञान होगा तो हम उसके उपकरणों के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करके और उसके प्रदर्शन में हम और बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरा आप लोग बोल सकते हैं खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक होता है। आप जानते ये हैं कि जब उसकी टेक्निक्स अच्छी होंगी, जब उसके इक्विपमेंट्स अच्छे होंगे, ठीक है, तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कई बार होता है ना, बोलते हैं कि आपकी टेक्निक, कई बार बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाते हैं, तो उनका क्या होता है, आप लोग देखिए उनकी अपनी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, क्या वो टेक्निक हो गई, कोई स्ट्रैटेजी हो गई है, तो जब आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी, आपकी टेक्निक्स अच्छी होंगी, आपके इक्विपमेंट्स एकदम बेस्ट क्वालिटी के होंगे, तो आपके जीतने के चांसेस जो है वो अपने आप बढ़ जाते हैं। तो जो जीव यांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो खेल प्रदर्शन में सुधार लाना है। यानी कि खेल प्रदर्शन मतलब जो प्रतिभागी हैं, जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके जो उनका प्रदर्शन है उसमें सुधार लाना है। यांत्रिकी सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा, यानी कि जीव यांत्रिकी के जो सिद्धांत हैं, अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो खिलाड़ियों की तकनीक, उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों में सुधार, खेल प्रदर्शनों को बढ़ाया जा सकता है। चौथा पॉइंट या चौथा इंपॉर्टेंस आप लोग बोल सकते हैं चोटों से बचाव में सहायक। आप जानते हैं जब आपको सही उपकरणों का ज्ञान होगा, आपको पता है आप जो उपकरण यूज़ कर रहे हैं वो बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत से बने हैं, यानी कि किसी प्रकार के उनका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसको किसी भी प्रतिभागी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इससे चोट लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जो भी उपकरण बनाएंगे उसमें कोई ना कोई तकनीक होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब भी आप देखते हैं जितने अच्छे इक्विपमेंट होते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, उतने ही चोट लगने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो जो जीव यांत्रिकी एक ऐसी शक्ति को समझने में सहायता करती है जिनके कारण चोट लग सकती है। अब इस प्रकार के ज्ञान से भविष्य में उन्हीं कारणों से चोट लगने की संभावना से बचाया जा सकता है। जैसे जीव यांत्रिकी का प्रयोग जो है वो चोटों से बचाव करने के लिए तकनीक, उपकरण और प्रशिक्षण में परिवर्तन के लिए आधार के रूप में किया जाता है। फिर आप पांचवें इंपॉर्टेंस में आप बता सकते हैं कि मानव शरीर को समझने में सहायक होता है। यानी कि बायोमैकेनिक्स जो है वो संपूर्ण मानव शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। क्योंकि अगर आपने इसकी डेफिनेशन समझी है, अगर आपने समझा है कि ये वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है, तो आप खुद ही कनेक्ट कर पाएंगे कि जो बायोमैकेनिक्स है वो मानव शरीर का, इनफैक्ट पूरे संपूर्ण मानव शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और बायोमैकेनिक्स का ज्ञान जो है वो शिक्षक और शिक्षार्थियों को मानव शरीर और मानव गति को करने में भी प्रभावित करने वाली जो आंतरिक और जो बाह्य शक्तियां हैं उनको बेहतर समझ प्रदान करता है। और बायोमैकेनिक्स का जो ज्ञान होता है वो हमें, जो हमारे संस्थान है जैसे तंत्रिका तंत्र, पेशीय प्रणाली, कंकाल प्रणाली, इन सारी प्रणालियों के बारे में भी हमें ज्ञान प्रदान करता है। और जब आप लोगों को इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि आपका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पेशीय प्रणाली, आपका स्केलेटन सिस्टम किस प्रकार का है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आपको प्रॉपर एक नॉलेज होती है किसी चीज़ की, तो आप ना जब उसके अकॉर्डिंग कोई काम करते हैं तो वो बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो मानव शरीर को समझने में भी बायोमैकेनिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान देता है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कवर हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, जिसमें आपको केवल और केवल शारीरिक गतिविधियों के प्रकार के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शारीरिक गतिविधि के प्रकार का संक्षिप्त में वर्णन करें। देखिए, आपसे यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा, दूसरा आपसे टिप्पणी में पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे टिप्पणी में दे दिया एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, या फिर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया, बोला जाए कि आपको शारीरिक गतिविधि है उनके प्रकारों का उल्लेख करें। तो आपको ये 6 से 7 जो गतिविधि है उनका उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 से 6 या 7 पॉइंट तो इनफैक्ट लिखने ही पड़ते हैं। तो जिसमें आपकी पहला है फ्लैक्शन। देखिए, फ्लैक्शन एक प्रकार की गति होती है। अब ये सारी गतिविधि फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडिक्शन, रोटेशन, परिवर्तन, सुपरिनेशन और उच्चारण, ये सभी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को बस ये नाम से मुश्किल लग रही है, अगर आप लोग जानेंगे कि होता क्या है तो ये बहुत ईजी है। इनफैक्ट आप लोग देख भी सकते हैं। आप आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप अपने हाथ को, मतलब आप अपनी कोहनी को, अपने अपने जो कोहनी है उसको स्ट्रेट करते हैं, फिर आप अपने हाथ को कंधे के ओर लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो दो जोड़ हैं, ठीक है, उन दो जोड़ों के बीच में जो कोण है वो कम हो रहा है, और दोनों जो अस्थियां हैं उनके, दो जो अस्थियां हैं वो एक दूसरे के निकट आ रही हैं। तो जहाँ पे भी दो अस्थियां एक दूसरे के निकट आती हैं और कोण जब कम बनता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना फ्लैक्शन होता है। और जहाँ जो अस्थियां हैं वो दूर दूर होती हैं और कोण भी जो है वो बड़ा बन रहा है या फिर बड़ा है, तो वहाँ पे आपका एक्सटेंशन होता है। फिर आता है आपका एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है ऐसे कोई अंग या आपके शरीर का कोई भी अंग जो आपके शरीर से के पास लेके आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप अपने हाथों को उठाते हैं, ठीक है, पहले आप जब अपने हाथों को उठा रहे हैं तो आपका जो हाथ आपके शरीर से अलग हो रहे हैं। अलग मतलब कि आपके शरीर से वो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे एबडक्शन होता है, यानी कि अपवर्तन। और जब आप अपने हाथों को उठा के पास लेके आ रहे हैं, यानी कि नीचे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एडिक्शन होता है। ठीक है, तो कंधे से ऊपर उठे सीधे हाथ को धड़ की ओर लेकर आना, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर आता है आपका रोटेशन। रोटेशन का मतलब है एक किसी भी अंग को देख सकते हैं या फिर अपने सर को रोटेट, घुमाना, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना, क्या होता है, रोटेशन होता है। फिर आता है आपका पर्यावर्तन। पर्यावर्तन होता है कि जहाँ पे फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारी गतिविधियां शामिल हो। ठीक है, यानी कि जहाँ फ्लैक्शन हो, एक्सटेंशन हो, एडक्शन हो और एबडक्शन हो, तो जहाँ पे चारों गतिविधियां होती हैं वो होता है आपका पर्यावर्तन या फिर सर्क्यूमेंटेशन। फिर आता है आपका सुपरिनेशन। कई बार होता है, देखा है आपने, कि आप अपनी हथेली को ऊपर और नीचे की ओर रखते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी हथेली को ऊपर की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है, आप जब अपनी हथेली को ऊपर की दिशा में घुमाएंगे तो वो क्या होगा, आपका सुपरिनेशन। और जब आप उसको नीचे की ओर रखेंगे तो वो होगा आपका प्रोनेशन, यानी कि उच्चारण। तो आपको याद रखना है कि फ्लेक्शन मतलब जब आपके पार्ट्स जो है, जब कोण कम हो रहा है, आपके दो अस्थियों के बीच में कोण कम हो रहा है, वह फ्लेक्शन होता है। कोण अधिक हो रहा है तो एक्सटेंशन। एडिक्शन का मतलब जब आपकी मध्य गति से आपके पास आ रहा है, आपका कोई भी अंग जो काल्पनिक रेखा है उसके पास आता है, उसको एडिक्शन कहते हैं। रोटेशन मतलब किसी भी अंग को एक से दूसरी तरफ घुमाना। पर्यावर्तन का मतलब होता है जिसमें ये चारों गतिविधियां शामिल हो। सुपरिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी कोई, अब जो आपकी हाथ की हथेली होती है उसको, उसके अग्रभाग को ऊपर की ओर घुमाना। और सुउच्चारण मतलब, प्रोनेशन मतलब उसको नीचे की ओर को करना। तो ये चारों के चारों चारों जो 7 मोमेंट है, 7 या 8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका पता होना चाहिए, डेफिनेशन एंड इनका एग्जाम्पल। कई बार होता है आपसे एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि कलाई या अग्रभाग को ऊपर की दिशा में घुमाना किस प्रकार की गतिविधि है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी कलाई ऊपर जाएगी सुपरिनेशन, और जब भी कलाई नीचे जाएगी या निम्न भाग में तो क्या होगा, उच्चारण। और जब भी आपका कोण कम होगा तो आपको याद रखना फ्लैक्शन, जब भी कोण बढ़ेगा तब एक्सटेंशन। जब आपके बॉडी पार्ट्स जो है जब वो दूर जाएंगे तो एबडक्शन, और जब वो पास आएंगे तो एडिक्शन।
तो इस प्रकार से अगर आपको सभी मूवमेंट याद होते हैं, बहुत ईजी है, आप लोग इनको करके भी एक बार पता कर सकते हैं। इनको नाम दे दीजिए कोई भी, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन में अंतर बताइए। आप जानते हैं फ्लैक्शन का मतलब होता है जब भी दो जो आपके अस्थियां हैं या जोड़ हैं उनके बीच में जब कोण कम होगा वहाँ पे फ्लैक्शन होता है, और जहाँ पे भी आपकी दो जोड़ों या फिर अस्थियों के बीच में की जो कोण की जो दूरी होती है जब वो बढ़ती है तो वो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पर भी बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आएगा। तो आपको बस दो चीज़ याद रखनी है, कोण का कम होना और यहाँ पे कोण का बढ़ना। तो एक्सटेंशन मतलब बढ़ना और फ्लैक्शन मतलब कम, आकुंचन मीन्स कम होना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अक्ष किसे कहते हैं। अक्ष और सतह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठा के देखते हैं तो वहाँ पे पूछा गया है। इनफैक्ट सैम्पल पेपर भी मैंने सॉल्व करा है, उसमें भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि अक्ष क्या होता है। यहाँ पे अक्ष या एक्सिस का मतलब है कि आपको ये शरीर के संदर्भ में समझना है कि एक्सिस किसे कहते हैं और प्लेन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सिस की। देखिए, एक्सिस जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, जिस काल्पनिक रेखा मान लीजिए या फिर वो बिंदु मान लीजिए जिस पर कोई गतिविधि जो है संपन्न होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी एक काल्पनिक रेखा या बिंदु जिस पे कोई गतिविधि जो है वो जब संपन्न होती है वो अक्ष कहलाती है। ये हो गई आपकी अक्ष की डेफिनेशन। अब बात करते हैं सतह। सतह जो है, आपने अक्ष की बात की तो वहां पे आपने बोला काल्पनिक रेखा या बिंदु। उसी प्रकार से सतह या प्लेन में आप लोग बता सकते हैं काल्पनिक लंबाई और काल्पनिक चौड़ाई। वह क्षेत्र है जिस पर होने वाले परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तनों के कारण क्या होता है, शरीर या कोई भी वस्तु गतिमान होती है। यानी कि जिस पर कोई वस्तु गतिमान होती है या कोई शरीर गतिमान होता है उसे हम प्लेन कहते हैं। अब इनके प्रकार भी हैं। जैसे अगर अक्ष के प्रकार की बात करूं तो अक्ष के 3 प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है उसका सेजिटल एक्सिस। सेजिटल एक्सिस में क्या होता है कि आगे से पीछे की ओर क्षैतिज रूप जो रेखा होती है वो गुजरती है, आगे से पीछे की ओर। आप लोग ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये होगा इसका सेजिटल एक्स। अब हम बात करें वर्टिकल एक्स की, तो वर्टिकल जो एक्स होता है वो उसके अंतर्गत ये सबसे लंबा एक्सिस होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे लंबा जो एक्सिस होता है वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस के अंतर्गत क्या होता है आपका कि इसमें जो शरीर होता है वो ऊपर से नीचे की ओर लंबवत, ये जो रेखा होती है वो ऊपर से नीचे की ओर लंबवत गुजरती है, यानी कि इस प्रकार से। तो ये जो हो गया वो हो गया आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, सॉरी ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, ये हो जाएगा आपका सेजिटल एक्सिस। उसके बाद आता है आपका फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल जो एक्सिस होता है वो बाएं से दाएं ओर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं ओर की ओर जो होगा वो होगा आपका फ्रंटल एक्सिस। इसी प्रकार से आपका जो सतह है, जो प्लेन है, वो भी 3 प्रकार का है, जिसमें आपका पहला है सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन जो है वो एक लंबवत प्लेन है। लंबवत प्लेन होता है जो शरीर में पीछे से आगे की ओर गुजरता है। जो शरीर में आपको याद रखना है, जो पीछे से आगे की ओर गुजरता है। तो अगर आप लोग ये देखेंगे इस प्रकार से, ये पीछे से आगे की ओर गुजर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सेजिटल प्लेन। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर क्षैतिज प्लेन। तो क्षैतिज प्लेन या जो शरीर को ऊपरी या निचले भागों में विभाजित करता है। तो हॉरिजॉन्टल में आपको याद रखना है जो आपको ऊपर और नीचे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्रंटल प्लेन। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर आता है आपका फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो होता है वो लंबवत सतह होता है जो बाएं से दाएं ओर गुजरता है। ठीक है, जो बाएं से दाएं ओर गुजरता है उसे बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे थोड़ा सा, जो आगे से पीछे की ओर गुजरेगा वो होगा आपका सजिटल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर, और जो फ्रंटल होता है वो आपका
आप लोग को पता है कि बाएं से दाएं की ओर गुजरता है। तो इस प्रकार से आपके 3 पार्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनफैक्ट आपके पेपर में आपको ये डायग्राम दिया जा रहा है और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए पे जो आगे से पीछे की ओर गुजर रहा है वो कौन सा अक्ष है। तो आपको बताना पड़ेगा वो फ्रंटल एक्सिस है या सेजिटल एक्स है या फिर वर्टिकल एक्स है। तो आपको जब ये पता होगा तभी आप पेपर में लिख पाएंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार है सेजिटल में आपका। अगर हम सेजिटल एक्स की बात कर रहे हैं तो वो आगे से पीछे की ओर होगा, फ्रंटल एक्स की बात कर रहे हैं तो वो बाएं से दाएं की ओर होगा, और अगर वर्टिकल एक्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल जो एक्स होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सतह की बात करें तो सतह में सबसे पहला सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन लंबवत होता है, यानी कि पीछे से आगे की ओर। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो ऊपर से निचले भागों में इसको विभाजित करता है शरीर को। उसके बाद आता है आपका फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर होता है। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन सा किस ओर होता है, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो कुछ भी आपको ऐसा कुछ डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने का, और मुझे बताइए कि आप लोगों के लिए मुझे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ बनानी चाहिए। कुछ दिन जो बाकी रह गए उसमें हम फटाफट से एमसीक्यूज़ सॉल्व करें या नहीं।